हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो यानी कि साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, सबसे बेहतर सबसे बड़ी बात एक और, यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मोड़ा देखने से आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगा। दोस्तों, क्या सीखे क्या नहीं सीखे सारा बराबर हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देर ना करते हुए दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए ये लिखा हुआ है, बुक के फर्स्ट नाम है ये NCERT बुक के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, इसी के बारे में बेहतर तरीक़ा से हम लोग डिटेल्स इस चैप्टर के पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आप लोग को बताया था मैथ में कि इस मैथ में ये रियल नंबर था, रियल नंबर में 5 स्टेप बताए थे दोस्तों। उसमें इसमें बता रहा है दोस्तों कि इसमें कितना स्टेप है। इसमें मात्र 4 स्टेप पढ़ लीजिएगा दोस्तों और आपका सारा बुक कंप्लीट। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, सेकंड है रासायनिक समीकरण, थर्ड है यहाँ पे दोस्तों लिखा है राजस्थानी, ये गलती से लिखा गया है दोस्तों। इस जगह पे होगा रासायनिक समीकरण को लिखना। समझिए दोस्तों, ये जो रासायनिक लिखा हुआ है इसी के सेम इस जगह पे लिखना था दोस्तों, गलती से वो टाइपिंग हो गया है। रासायनिक समीकरण लिखना थर्ड है। फोर्थ है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बस इतना सब पढ़ लेंगे दोस्तों, आपका फर्स्ट चैप्टर का सारा जितना भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। अब इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आप लोग को तो पता ही है दोस्तों को पढ़ाने का मेरा स्टाइल कैसा है। पहले उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें पूछा गया है, उसके बाद सारा चैप्टर को हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों समझेंगे, ये जो बुक का आपका नाम था ना दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, पहले इसी के बारे में समझिएगा। चाहे आप लोग जहाँ पढ़ रहे होंगे, आशा करते हैं कि ऐसा ही आप लोग स्कूल में भी या जहाँ भी पढ़ रहे होंगे ऐसा ही पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। पहले जो मोटा सा अक्षर में लिखा हुआ होता है ऊपर चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के नाम का पहले डिटेल समझिएगा दोस्तों। जैसे कि इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे। तो दोस्तों इसी को लिखा है मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे, रासायनिक अभिक्रिया। ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे दोस्तों, सेम हूबहू ऐसा आप एग्जाम में लिखे दोस्तों, पूरा नंबर मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो एक बार बदलने के बाद पुनः अपने मूल अवस्था में ना आ सके उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसको एक और परिभाषा से डिनोट किया गया है दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके अथवा कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों, यानी कि बनाता है दोस्तों, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रासायनिक अभिक्रिया बताया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कैसा, वैसे अभिक्रिया। आप लोग इसका याद रखिएगा दोस्तों, ये बुक से थोड़ा सा हट के है, ऐसा आप लोग को याद भी रहेगा दोस्तों। रटिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि आप समझ कर एक बार तो उसे रटने से बेहतर है दोस्तों कि समझना। आप लोग पूरा एफर्ट लगाइएगा दोस्तों या समझने का, जो कुछ समझा रहा है दोस्तों आप लोग पूरी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक बार में नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, सेकेंड बार वीडियो चला करके देखिए दोस्तों, सेकेंड बार में तो समझ में आ ही जाएगा। एक बार में मान लीजिए 20% समझ में आया, सेकेंड बार में 50%, थर्ड बार में 80%, इसी करते करते आप लोग पूरा ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि कभी बुक उठा करके रटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है लिखा हुआ वैसी अभिक्रिया जो एक बार बदलने के बाद पुनः से अपनी मूल अवस्था में ना आ सके उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है
अंगूर का किण्वन हो जाना। किण्वन के मतलब समझिएगा दोस्तों, उसको मतलब बिल्कुल गल जाना, सड़ जाना समझिए, तो अपने भाषा में समझिए तो दोस्तों सड़ जाना। तो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक कैसे हुआ दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया भी कि वैसे अभिक्रिया जो एक बार बदल जाएगा ना दोस्तों, फिर से अपने अवस्था में नहीं आ पाएगा, उसी को बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोग ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। तो क्या दोस्तों, यदि अंगूर सड़ जाएगा तो क्या फिर से वो सड़ा हुआ अंगूर को पहले के जैसे जैसे नॉर्मल अंगूर था वैसे बनाया जा सकता है? कभी नहीं। इसी को बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरा लिखा हुआ है दोस्तों, हम सांस लेते हैं, क्या आप एक बार सांस लिए पुनः उसी को फिर से ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, वही आप ऑक्सीजन, वही नाइट्रोजन, वही वायु आप अंदर नहीं ले सकते हैं, चेंज हो जाएगा दोस्तों। थर्ड में लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल समझिएगा। हमारा शरीर भोजन पचा लेता है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। दोस्तों ये समझिएगा, जब हमारा जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो पच जाता है। तो पचता है दोस्तों, मान लीजिए आप लोग रोटी खाएं और सब्जी खाएं, तो क्या उसको फिर से रोटी सब्जी बनाया जा सकता है दोस्तों? नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि एक बार बदल जाएगा दोस्तों, फिर से अपने जैसे पहले का रूप था वैसा रूप में नहीं आ पाएगा दोस्तों, इसी को बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। और फोर्थ लिखा हुआ है दोस्तों, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खोला छोड़ दिया जाता है। दोस्तों यदि गर्मियों में कमरे के ताप, समझिए दोस्तों, ये इस जगह पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। ये जो लिखा हुआ है कमरे के ताप, कमरे के ताप मतलब ये नहीं दोस्तों कि एक रूम में बंद है और रूम के अंदर जो भी हो वो नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है कि नॉर्मल ताप। कमरे के ताप का मतलब है दोस्तों नॉर्मल ताप, ना ज़्यादा हीट ना ज़्यादा ठंडा। तो कमरे के ताप पर यदि दूध को खुला छोड़ दीजिएगा ना दोस्तों कुछ समय के लिए, मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा के लिए खुला छोड़ दिए बिगड़ उसको, तो क्या होगा, वो दूध हम लोग अपने भाषा में बोलते उसको फट जाएगा, यानी कि दूध खराब हो जाएगा दोस्तों। तो उसी को जब दूध एक बार खराब हो जाता है तो फिर से उसको जिस तरह से पहले दूध था, मान लीजिए 4 घंटे के बाद दूध खराब हो चुका, 4 घंटा से पहले के जैसे फिर से दूध को नहीं बनाया जा सकता है। एक और दोस्तों, कागज़ को जलाना, एक आप वाइट पेपर लीजिए उसको जला दीजिए, वो राख बन जाएगा। क्या उस राख को फिर से आप पेपर की तरह वाइट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वो सब क्या कहलाएगा दोस्तों, वो इस सब कहला जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया कहला जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत बेसिक से और एक दो नहीं 4-5 एग्जाम्पल के समझाए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला में लिखा हुआ है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा में लिखा हुआ है रंग में परिवर्तन, तीसरा में लिखा हुआ है गैस का निकास, चौथा में लिखा हुआ है तापमान में परिवर्तन। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं दोस्तों। अवस्था में परिवर्तन की बात कहा, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए रंग के परिवर्तन की बात कह दिया, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्रियाकलाप मेरा देखते हैं दोस्तों, क्रियाकलाप 1.1 दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट दोस्तों। क्रियाकलाप 1.1 दिया हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है। क्रियाकलाप पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। ये निर्देश दिया हुआ है दोस्तों। पहले क्या है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। दोस्तों मैग्नीशियम रिबन एक फीता होता है, मैग्नीशियम एक तत्व है दोस्तों, आप लोगों को पता है, और रिबन का मतलब फीता है दोस्तों, होता है दोस्तों। रेगमाल समझिएगा, रेगमाल क्या होता है, जब दीपावली के समय होता है दोस्तों तो पेंट होता है, पेंट यानी कि कोई खिड़की दरवाज़ा वगैरह पेंट होता है, उसको पेंट करने से पहले एक जिसको सरसपत्ता बोलते हैं दोस्तों, उसी को रेगमाल कहा जाता है। सरसपत्ता से रगड़ कर साफ कीजिएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के रिबन को लीजिएगा और रेगमाल यानी कि सरसपत्ता से उसको रगड़ कर साफ कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इसे चिमटे से पकड़कर
चिमटे से देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर। स्प्रिट का मतलब, लैंप का मतलब होता है दोस्तों जो जिसमें मिट्टी के तेल वगैरह डाल करके, लालटेन, लैंप का मतलब लालटेन होता है दोस्तों, और रिबन, ये स्प्रिट का मतलब मिट्टी के तेल वाला लालटेन, या बर्नर जिसका दहन, दहन का मतलब दोस्तों जलाना। इस चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कराइए तथा इससे बने राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। वाच ग्लास बताया ना दोस्तों क्या होता है, इकट्ठा कीजिए, जैसे कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। अब देखिए चित्र 1.1 क्या है दोस्तों, और थोड़ा सा और नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन को दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया दोस्तों, याद रखिए, ध्यान दीजिए। इसलिए अब 1.1 के बारे में समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए इसमें जो कुछ कहा है कि मैग्नीशियम रिबन लीजिए, तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये एरो का साइन, एक मिनट, ये जो एरो का साइन दिया हुआ है दोस्तों, ये जो जहाँ पे मैंने रेट कर रहे हैं दोस्तों, ये जिस पे मैंने गोला किया दोस्तों, ये गोला बीच में जो है वही है आपका दोस्तों रिबन, मैग्नीशियम रिबन है। और दोस्तों ये ऊपर सा पकड़ा हुआ है ना, ऊपर सा चिमटा इसको बोलते हैं दोस्तों, चिमटा यहाँ पे है। और वाच ग्लास, ये जो है दोस्तों कांच का जो वाच है दोस्तों, कांच के ग्लास को बोलते हैं वाच ग्लास। और इसका मैं मैग्नीशियम, ये जो आपको थोड़ा सा भूरा टाइप का दिख रहा है क्या दोस्तों, बीच में जहाँ पे घेरा कर रहे हो उस जगह देखिए, यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये चूर्ण है, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। और ये वाला आपका बर्नर है दोस्तों, बर्नर है, बस इसी को समझाया है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब आप उसको जलाइएगा दोस्तों, तो होता क्या है कि आप देखिएगा दोस्तों क्या होगा कि चमकदार चमकेगा, जब जलेगा दोस्तों तो वो चमकेगा, कैसा चमकेगा, श्वेत यानी कि वाइट लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। इस जगह जो है ना दोस्तों, ये जहाँ पे मैंने अभी खींच रहा हूँ लाइन, इस जगह ये मैग्नीशियम रिबन जब वायु के साथ में दहन कीजिएगा दोस्तों, जलाइएगा, तो वो श्वेत लौ के साथ जलेगा और श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, श्वेत चूर्ण यानी कि भूरा चूर्ण में परिवर्तन हो गया ना, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है दोस्तों। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्रियाकलाप समझते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्रियाकलाप, लिखा हुआ है 1.2। 1.2 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक परख नली में, एक मिनट इसको दोस्तों जूम करके थोड़ा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्रियाकलाप देख रहे हैं दोस्तों हम अभी 1.2 लिखा हुआ है, एक परख नली में लेड यानी कि सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाकर दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया दोस्तों, ये जो है आपका दिख रहा है आपको इस जगह पे, ये आप लोग को दिख रहा है क्या दोस्तों, इसी के बारे में बात कर रहा है। पहले बोला, एक मिनट दोस्तों, पहले क्या बोला दोस्तों, पहले बोला कि एक परख नली लीजिए, लेड जिसमें लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, लेड नाइट्रेट का घोल भी ले लिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या परीक्षण कीजिएगा, तो परीक्षण ये आपको मिलेगा दोस्तों कि जब ये लीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग को दानेदार जस्ते का तनों पे सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे डालिएगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। और ये अब समझ में आया इसमें क्या क्या कहा था, वो सारे चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों। पहले तो इसमें एग्जाम्पल के देखिए क्या है, कॉर्क है, ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया गया है, कांच का नली है। ये जो आपका दिख रहा होगा ये लंबा सा पाइप दोस्तों, ये कांच का नली है यानी कि शीशा का एक पतला सा पाइप है। और ये जो शंक्वाकार फ्लास्क है दोस्तों, ये इस तरह से बनाया हुआ है, ये इस तरह से जो बनाया हुआ है दोस्तों, ये शंक्वाकार फ्लास्क है। और इसके अंदर ये तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल, तन्नो का मतलब समझिएगा दोस्तों, तन्नो का मतलब कन्फ्यूजन होता है, तन्नो का मतलब होता है दोस्तों लिक्विड अवस्था में, तन्नो का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में। तो ये जो इस जगह पे आपको दिख रहा है पानी की तरह, यही तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके अंदर जो टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है क्या दोस्तों, ये जो टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है क्या, जैसे मैंने भी इस जगह पेन से इसको रेड बूंद
आपको बूंदे बूंदे दिख रहा होगा, इसके नीचे आप देखिए तो टुकड़ा टुकड़ा कुछ येलो कलर का दिखाई देगा, यही दानेदार जस्ता है। जब इसको दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिएगा दोस्तों, तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है दोस्तों। अब समझते हैं क्रियाकलाप नंबर 3। क्रियाकलाप नंबर 3 लिखा हुआ है दोस्तों, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। वही बात है दोस्तों, जिंक यहाँ पे लेना है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। यहाँ पे क्या डाला हुआ था दोस्तों, यहाँ पे डाला हुआ था तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन यहाँ पे क्या डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हम फार्मूला लिख देते हैं दोस्तों, इस जगह पे देखिएगा, थोड़ा सा लिख दिए एक मिनट दोस्तों, Cl HCl होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे भी या करके दे दिया है दोस्तों, जैसे कि चित्र 1.2 में दिखाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चित्र 1.2 क्या है, यही तो है दोस्तों, चित्र 1.2 तो यही तो है, इसी के तो बारे में वहाँ भी बात कर रहा है। तो चित्र 1.2 में दर्शाया गया है, इस जगह पे देखिए दोस्तों, चित्र 1.2 में दर्शाया गया। सावधानी क्या है दोस्तों, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? जब ये जस्ता के दाना जो था ना दोस्तों, यहाँ देखिए, इसी क्रियाकलाप से आप लोगों को पता चल जाएगा। क्रियाकलाप नंबर 2 से देखिए, इस जगह पे आप देखिएगा, इस जगह पे आप देखिएगा जब दोस्तों, इस जस्ते के पास में, तो ये उबलता हुआ दिखेगा आपको, मतलब हलचल करते हुए दिखेगा। इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर में जो तनु डालिएगा दोस्तों, तो हलचल करते हुए दिखेगा, इस साइड से उस साइड, इस जगह जो टुकड़े हैं ये उछलते कूदते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा ये एक मिनट दोस्तों, ये क्या आ गया, चलिए दोस्तों सॉरी, आप लोगों को तकलीफ हुई होगी। तो इस जगह पे आप लोगों को बताया दोस्तों क्या हुआ, क्या जास्ते के दाने को आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दिया, तभी बताया ना दोस्तों क्या होता होगा, हलचल करते हुए दिखाई देगा वो। अब लिखा हुआ है दोस्तों, शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली, ये शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, जब छुइएगा दोस्तों तो जब गर्मी का एहसास होगा। क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ, तो कह सकते हैं कि तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। वही तो यहाँ पे बताए थे मैंने दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और गैस में निकास, और तापमान में परिवर्तन। तापमान परिवर्तन बता ही दिए दोस्तों, गैस को निकल ही रहता है, हाइड्रोजन गैस निकल ही रहता है, ये हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा था दोस्तों। तापमान में परिवर्तन भी हुआ दोस्तों, आपको गर्मी का एहसास हुआ। और एक बात और, रंग में भी परिवर्तन हुआ था दोस्तों, जब श्वेत लौ के साथ जल रहा था तो वो श्वेत में ही परिवर्तन हुआ था। लेकिन आगे बताएंगे दोस्तों, इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए सारा एक दिन से आप लोग याद करते चलिएगा और इसको समझते चलिएगा। यदि आप समझ लिए तो कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है दोस्तों, ये शायद यहीं तक था दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। अब लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखना। तो समीकरण लिखना कहाँ से गया, पहले तो रासायनिक समीकरण समझेंगे। चलिए दोस्तों, ये एक मिनट दोस्तों, इस जगह पर शायद मिस प्रिंट हो गया है। रासायनिक समीकरण लिखना नहीं दोस्तों, बस रासायनिक समीकरण तक याद रखिएगा, ये लिखना अभी नहीं, पहले समझेंगे तब तो दोस्तों, तब ना लिखना सीखेंगे, अभी इसको नहीं याद रखेंगे। लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहेंगे किसे दोस्तों, तो रासायनिक समीकरण पहले समझते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र संकेतों के द्वारा लिखा रासायनिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। ये शायद नेक्स्ट स्लाइड के आ गया है, नेक्स्ट में क्या है, अभिकारक एवं उत्पाद, ये इसके बाद शायद एक स्टेप छूट गया दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो नहीं है पहले तो रासायनिक समीकरण को लिखना सुन लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आप लोग नोट ही बनाइएगा। बगैर नोट बनाने से सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। मेहनत कीजिएगा तभी मेहनत का फल आप लोग को बेहतर मिल पाएगा दोस्तों। चलिए, ये जब रासायनिक समीकरण, इसको थोड़ा सा आप ध्यान न दीजिएगा दोस्तों, इसको, ये शायद नेक्स्ट स्लाइड के आ चुका है दोस्तों। यहाँ रासायनिक समीकरण को पहले समझते हैं दोस्तों। जब ये मैंने पढ़ा था अभी कि एक रिबन लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिबन लीजिए, उसको वायु की उपस्थिति में जलाइए तो क्या बन रहा था दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो
दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन रहा था, देखे थे, लेकिन वो उतना सारे इतना बड़ा लिखा हुआ था दोस्तों कि उसको समझना बहुत 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 मतलब कठिन होता था। तो क्या किया गया दोस्तों, इसको उसके जगह पे इसको पहले लिख दिया गया था शब्द समीकरण की जगह पे। इसको ना याद करके दोस्तों ये अभी मत याद रखिएगा आप लोग, इसको समझा रहा दोस्तों, ये समीकरण लिखा हुआ है, इसको ना याद करके आप लोग पहले इसे समझिएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको लिख दिया गया था शब्द समीकरण में, यानी कि वाक्य के रूप में बहुत लंबा हो जाता था। इसको संक्षिप्त में लिख करके शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि था दोस्तों। इसलिए मैग्नीशियम को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन को लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये देखिए लिखा हुआ ना दोस्तों, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट चल करके। तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, तो इस जगह पे ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका अभिकारक है दोस्तों, अभिकारक। और जो ये गी बनाता है एरो के सिंबल के बाद इस साइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, यह है आपका उत्पाद, उत्पाद। इसके बारे में समझते हैं दोस्तों, अभिकारक और उत्पाद क्या है। अभिकारक क्या है इसके पहले समझते हैं। अभिकारक कहेंगे किसको, इस ऐसा पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या बताया दोस्तों, अभिकारक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिकारक कह देते हैं दोस्तों। तो ये तो समझ में थोड़ा सा नहीं आया दोस्तों, और इसको समझते हैं पहले उत्पाद, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ दोस्तों उत्पाद, यानी कि उत्पाद समझते हैं अब। अभिक्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, उससे उत्पाद कहते हैं। कैसे, आप भी समझते हैं दोस्तों। चलिए वही वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हुआ था आप लोगों को। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों, लिखते हैं अब Mg प्लस O2 एरो बनाता है, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, गिब्स पढ़ेंगे इसको, एरो के क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं थोड़ा। मैंने अभी बताया दोस्तों आप लोगों को, चलिए दोस्तों अब सही है, मैंने आप लोगों को बताया अभिकारक किसे कहते थे, तो अभिकारक यानी कि इससे बोला जाता था दोस्तों, अभिकारक यानी कि एरो के सिंबल का इस साइड वाले को मैंने अभिकारक बताया था दोस्तों, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, LH लेफ्ट हैंड साइड, और इसे MgH यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को राइट हैंड साइड, RHS। दोस्तों इसको और समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अलग का मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को अभिकारक। अभिकारक का परिभाषा क्या बताया दोस्तों, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेवे। दोस्तों ये रासायनिक है तो परिवर्तन का मतलब बदलाव, यानी कि अभिक्रिया, तो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले रहा है। तो ये दो, यानी कि एगो तत्व मिला मैग्नीशियम और एगो तत्व मिल गया ऑक्सीजन, एगो तत्व मिल गया मैग्नीशियम, एगो तत्व मिल गया ऑक्सीजन, इन लोग दोनों के मिलने से आपका बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यही तो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले लिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में भाग यही दो तत्व लिए और एक नए तत्व का निर्माण कर दिए। और जब एक नए तत्व का निर्माण हो जाएगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं उत्पाद, याद रखिएगा दोस्तों। अब समझते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके, लिखा हुआ है अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य तीर, समझते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य तीर का निशान लगाकर
दर्शाया जाता है। नहीं समझ में आया दोस्तों? थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको ऊपर करते हैं हल्का सा। जो मैंने वहाँ पे लिखे थे दोस्तों वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। लिख दिए दोस्तों, Mg प्लस O2 बनाता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या कहा जा रहा है दोस्तों? अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तन को, अभिक्रिया है दोस्तों, ये सब सारा चीज़ तो अभिक्रिया ही हो रहा है। अभिक्रिया के बाद Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके तो बना रहा है दोस्तों उत्पाद। तो वही अभिक्रिया या उत्पाद में परिवर्तन के मध्य, देखिए यानी कि ये देखिए अभिक्रिया है और ये उत्पाद है, इसके मध्य में परिवर्तन तो हो रहा है। इसका मध्य में ये देखिए येरो, येरो माने तीर, तीर तो जान ही रहे हैं दोस्तों, तीर का निशान लगा करके, ये देखिए तीर का निशान लगाया हुआ है दोस्तों, दर्शाया जाता है। अभिकारक के बीच प्लस अभिकारक के बीच, देखिए दोस्तों बताए थे मैंने अभी तुरंत कि अभिकारक क्या है उत्पाद क्या है। अभिकारक मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला बताया था दोस्तों, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बता चुके। तो लिखा हुआ है अभिकारक के बीच, ये अभिकारक है, इसके बीच में बीच प्लस का चिन्ह लगाकर, तो मैंने भी देखिए यहाँ पे दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा रखा है। प्लस का चिन्ह लगाकर उसे बाएं ओर लिखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड के साइड के मतलब ये तो बाएं ओर ही होता है दोस्तों। तो लिख सकते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, प्लस में तो लिखा हुआ ही है, और इसके बीच में क्या लिखा है, और इसी प्रकार इसी प्रकार उत्पादकों के बीच, यानी कि ये उत्पादक हुआ दोस्तों, इस साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पादक हुआ, इसके बीच ये प्लस का चिन्ह लगा करके। यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह नहीं लग रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों तो उसमें प्लस का चिन्ह लगेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोला, चिन्ह लगा कर, ये प्लस का चिन्ह लगा करके दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर के माने दोस्तों राइट हैंड साइड। तो बोल ही सकते हैं तीर के दाईं ओर लिख दिए। तीर के सिरा उत्पाद की ओर होता है, याद रखिएगा दोस्तों, जनरली समझने के लिए तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है, और यह अभिक्रिया होने की दिशा का दर्शाता है। यानी कि ई नहीं रहेगा दोस्तों, ये तीर का निशान जो यदि नहीं लगा रहेगा दोस्तों, तो ये अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता चलेगा कि अभिक्रिया इस साइड में हो रहा है कि अभिक्रिया इस साइड में हो रहा है, उत्पाद इस साइड बन रहा है कि उत्पाद इस साइड बन रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए ये तीर का निशान हमेशा उत्पाद की ओर रहता है। यहाँ तक आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि आपका अब वो भी खत्म हो चुका। अब लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखना। यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। चलिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखना क्या लिखा हुआ है, पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र या संकेतों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है दोस्तों, अभिकारक हो या उत्पाद, दोनों के, ये चीज का नहीं दोस्तों, इसका भर खाली नहीं, यानी कि उत्पाद भर का नहीं या फिर अभिकारक भर के ही नहीं, दोनों के अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्रों या संकेतों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। तो इस जगह पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इस साइड लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस O2, यानी कि Mg प्लस O2 बनाता है MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको सूत्र के द्वारा, ये देखिए दोस्तों सूत्र और संकेत यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है। यहाँ पे संकेत Mg यानी कि मैग्नीशियम का संकेत है, O ऑक्सीजन का संकेत है दोस्तों, और MgO मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सूत्र बन गया। तो वही लिखा गया है दोस्तों, अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र या संकेतों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
आशा करता हूँ दोस्तों कि ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा और दोस्तों, ये तो हुआ रासायनिक समीकरण लिखना। लिखने तो समझ में आ गया दोस्तों, कैसे लिखना है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में सूत्र या संकेत से लिख देंगे। यहाँ तक तो समझ में आया सर। लेकिन अब आगे लिखते हैं सर, प्रॉब्लम्स रहता है। क्या होता है प्रॉब्लम्स? लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होने लगा है। पहले तो सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते आ रहे थे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अब दो प्रकार के होने लगा है। ये कैसे? तो पहले लिखा हुआ है दोस्तों असंतुलित रासायनिक, या इसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक के एक नया नाम है दोस्तों, उसका क्या बोला जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण बोला जाता है। और दूसरा का क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है दोस्तों। अब इन लोगों को समझते हैं बेहतर तरीके से। और अब समझेंगे दोस्तों कि असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तभी तो आगे समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों को। तो लिखा हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसको परिभाषा देते हैं, यानी कि इसका बताते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान नहीं होता है, क्या मैंने कहा दोस्तों? जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान नहीं होता है तो उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं दोस्तों। कैसे पता चला कि यह कंकाली है या असंतुलित है दोस्तों? तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। एग्जाम्पल वही जो आप लोग अभी तक मैंने बताते आया है। बताया क्या है दोस्तों? Mg+O2 बनाता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आप लोग को लगेगा दोनों तरफ हो रहा है, डबल हेलिक्स वाला ये। तो बनाता है क्या दोस्तों? सॉरी, ये बनाता है आप लोगों का दोस्तों MgO। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यानी कि Mg+O2, ये मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, ये क्या है? यह आप लोग का अभिकारक। क्या है दोस्तों? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग तो ले रहा है दोस्तों। मैग्नीशियम एक तत्व है जो अभिक्रिया में भाग लिया, ऑक्सीजन एक तत्व है जो अभिक्रिया में भाग लिया। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक, और इस साइड दोस्तों ये आपका उत्पाद है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है दोस्तों। तो Mg+O2 बनाता क्या है दोस्तों? MgO। यहाँ पे देखिए दोस्तों, Mg एक है। Mg के परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? एक है। परमाणु संख्या नहीं पता होगा दोस्तों तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो नीचे लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, जैसे कि O के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 2, तो यह जो नीचे लिखा रहेगा दोस्तों इसको बोलेंगे परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या इसमें मैग्नीशियम में देखिए कुछ भी नहीं है, तो एक है। लेकिन ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और उत्पाद की ओर देखते हैं तो परमाणु संख्या Mg के कितना है दोस्तों? कुछ नहीं है, तो एक है। ऑक्सीजन में कुछ नहीं है, तो एक है। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो क्या हमने अभी जो असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा दी है, बताए हैं, वो क्या बताए हैं? जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान नहीं होता दोस्तों। इस कर देखिए, मैग्नीशियम तो सही है, यहाँ पे मैग्नीशियम उतना ही है, यहाँ पे मैग्नीशियम सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेले है बेचारा। तो क्या ये संतुलित है दोस्तों? संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर। तो ये बराबर तो नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास, मान लीजिए ये इसको समझते हैं, अब बच्चे समझते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम कोई लड़का का नाम है, ऑक्सीजन एक लड़का का नाम है, और मैग्नीशियम भी एक लड़के का नाम है, ऑक्सीजन एक लड़के का नाम है। दो लड़के का नाम है मैग्नीशियम और 2 लड़के का नाम भी है ऑक्सीजन। तो एक लड़के के पास एक पेन है और दूसरे का लड़के के पास भी एक पेन है, 3 लोग दोनों बराबर हो गए। लेकिन एक लड़का यानी कि जिसका नाम ऑक्सीजन है उसके पास 2 पेन है, लेकिन जो दूसरे साइड में ऑक्सीजन है, इसका अपोजिट जो है, उसके पास में सिर्फ एक पेन है। तो क्या ये ऑक्सीजन के पास दोनों तो पास कमी तो है दोस्तों, इसके पास तो एक पेन कमी है, तो कमी है, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये संतुलित भी नहीं है।
तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि मैंने क्या समझाना चाह रहा था। मैंने यही समझाना चाह रहा था दोस्तों कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दो है, दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। देखिए अभिकारक में और इन उत्पाद में क्या दोनों के परमाणु संख्या बराबर है? नहीं है। अब समझते हैं नेक्स्ट। अब लिखा हुआ है दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जस्ट असंतुलित रासायनिक समीकरण का उल्टा होता है दोस्तों। क्या? अभी समझते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों? फिर से समझते हैं। अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक समान होता है। उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, जिसका अभिकारक और उत्पाद दोनों का परमाणु संख्या समान रहेगा ना दोस्तों, उसी को क्या बोल देंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल भी तो लिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखा है दोस्तों, ताकि आप लोग को समझा सके। तो चलिए दोस्तों अभी लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं जिंक। आप लोग तो पढ़ने अभी करता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। Zn प्लस H2SO4 और ये एरो के सिंबल आप लोग को पता चले गया दोस्तों, ये किस साइड रहता है? उत्पाद की ओर रहता है। इस साइड उत्पाद बन रहा है ZnSO4 प्लस में H2O। अब याद रखिए दोस्तों ये संतुलित है कि नहीं। आप लोग को मैंने बताया है कि जो नीचे रहता है, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन के नीचे देखिए दोस्तों 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये परमाणु संख्या है। ये SO4 यानी कि O के नीचे देखिए 4 लिखा हुआ है, तो क्या है? परमाणु संख्या है। यहाँ अब ये तो मेरा रहा दोस्तों अभिकारक की तरफ, लेकिन उत्पाद की तरफ देखिए Zn यानी कि SO4 यानी कि 4 O के नीचे जो लिखा है 4 दोस्तों, वो है मेरा परमाणु संख्या, और H के नीचे जो लिखा हुआ है यही मेरा है परमाणु संख्या। तो आप समझते हैं कि जैसे मैंने परिभाषा आप लोग को बताया था दोस्तों, उसी पे ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। यदि ये फॉलो होगा दोस्तों तो समझ लेंगे कि ये परिभाषा मैंने जो आप लोग को बताया ये बात सही है। क्या मैंने परिभाषा बताया था? अभिकारक। तो मैंने आप लोग को अब 20 नहीं, पिछले कई 2-3 स्लाइड से मैंने बताते आ रहे हैं दोस्तों कि अभिकारक कौन होता है। तो अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है दोस्तों, इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों LHS, और इस साइड लिख देते हैं दोस्तों RHS। समझिएगा दोस्तों, LHS और RHS जब लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक होता है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु तत्व तो परमाणु संख्या के मिलाएंगे ना दोस्तों कि बराबर कि नहीं। तो देखते हैं, ऐसे मिलाएंगे दोस्तों। Zn कि अभिकारक में कितने परमाणु संख्या है? तो कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लेंगे। अब उत्पाद की ओर देखेंगे, Zn यहाँ पे लिखा हुआ है, Zn में परमाणु संख्या कितना है? तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो ये Zn यानी कि जिंक दोनों तरह के बराबर है। अब समझते हैं दोस्तों, ये प्लस रहे या नहीं रहे ये इस पे उतना डाउट नहीं है दोस्तों। आप पहले इसको दोनों की तरफ परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या बराबर करके देखिए। इस साइड लिखा हुआ है दोस्तों H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 गो, तो इस साइड प्लस के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हाइड्रोजन 2 गो, है क्या? है ना। अब समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है SO4 यानी कि सल्फेक्ट है, तो यहाँ भी तो SO4 है दोस्तों। तो क्या आप लोग को दोनों तरफ बराबर मिल गया परमाणु संख्या? तो कह सकते हैं दोस्तों कि ये परमाणु संख्या बराबर है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी तरह से आप लोगों को तो समझ में आ ही चुका होगा दोस्तों। अब समझते हैं थोड़ा सा और, हीट एंड चार्ज विधि से एक बात और समझ लेते हैं दोस्तों। जब मेरा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण था दोस्तों, तो इसको संतुलित करना जरूरी है दोस्तों, तभी तो कुछ और आगे समझ में आएगा। तो संतुलित करना क्यों जरूरी है? सवाल पूछ दिया जाता है दोस्तों कि जब असंतुलित है, कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो आप लोग सीधा सा आंसर दीजिएगा दोस्तों कि असंतुलित को संतुलित करना सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है। वो वजह क्या है दोस्तों? तो वो वजह है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। नहीं समझ में आया सर, फिर से समझाइए।
समझाते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है क्या, बोल दिया जाएगा कि रासायनिक समीकरण का महत्व पूछ दिया जाएगा, या फिर असंतुलित समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है पूछ दिया जाएगा। तो इसका एक ही वजह है दोस्तों, आप लोग क्लास 9 में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। यदि आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। कहने का अर्थ है ना कोई ऊर्जा बनता है ना कोई ऊर्जा के नष्ट होता है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसको और समझते हैं बेहतर तरीके से दोस्तों। तो इसका यही मतलब है कि जो भी कोई भी चीज़ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्व, उत्पाद जैसे समझ में तो आता है दोस्तों, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल, यानी कि द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिएगा। मैंने बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अभी भी नहीं समझ में आया, मैंने यही कह रहा दोस्तों। इस साइड यानी कि आप लोग उस समय से बताते आ रहे हैं कि ये जो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये अभिकारक है, राइट, और जो राइट हैंड साइड में है ये आपका उत्पाद है, ये भी सही है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि अभिकारक यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि ये अभिकारक भी बराबर होना चाहिए और उत्पाद भी बराबर होना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। और इसी नियम के पालन करने के लिए, इसी नियम को हमेशा लागू रहने के लिए ही रासायनिक कंकालिक समीकरण को संतुलित किया जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब और चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि ये तो ठीक ठाक है। अब रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये सवाल था ना दोस्तों, स्टेप था। तो रासायनिक समीकरण और कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, समझते हैं। इसके बाद क्या है, चलिए दोस्तों पीछे भी रासायनिक भी बहुत सारे हैं। रासायनिक समीकरण लिखना सीखते हैं दोस्तों। तो रासायनिक समीकरण लिखने सीखना है दोस्तों। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों ये सवाल लिखा हुआ है Fe प्लस H2O बनाता है दोस्तों, फिर Fe3O4 प्लस में H2। तो अब आप लोग लिखने का नियम सिखाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और आप लोग के बेहतर तरीके से बताते हैं ताकि कभी भी कन्फ्यूजन ना पड़े आप लोग। ये 2 लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने आप लोग को बताया कि जो भी कोई भी तत्व के अगर यदि नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि H के नीचे 2 लिखा हुआ है तो यह परमाणु है। Fe यानी कि उत्पाद, यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्पाद की ओर तीर के इस साइड देखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखते हैं दोस्तों। एक बात और, आप लोग को बार बार कन्फ्यूज ना हो इसलिए इस साइड लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड लिखा हुआ था दोस्तों RHS राइट हैंड साइड लिखा हुआ है दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जब भी आप लोग का रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा दोस्तों, तो कीजिएगा क्या, सबसे पहले चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए या फिर राइट हैंड साइड में, जिसका सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या रहेगा दोस्तों, परमाणु संख्या जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाता है दोस्तों, नियम है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो Fe यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है, यहाँ से देखिए Fe उत्पाद की ओर देखिए 3 है, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 3 है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 4 है दोस्तों।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 4 है, यानी कि मुझे इस साइड के भी ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 4 ही करना है। तो चलिए यहाँ पे परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, परमाणु अणु में परिवर्तन कर सकते हैं। अब बोलिए कि परमाणु अणु कहाँ लिखाता है, तो दोस्तों परमाणु अणु इस जगह यानी कि बगल में लिखाता है दोस्तों, यानी कि बगल में लिखिएगा आप लोग, उसको परमाणु अणु कहेंगे दोस्तों, और नीचे जो लिखेंगे उसको परमाणु कहेंगे। तो अणु लिख सकते हैं, अणु में छेड़छाड़ कर सकते हैं दोस्तों, परमाणु में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, यानी कि उत्पाद की ओर ऑक्सीजन 4 है, तो क्या अभिकारक की भी तो ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को मैंने कर रहा था, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे 4 आप नहीं लगाइएगा, क्या करना है दोस्तों, इस जगह पे अगर आप 4 लगा देते हैं, सपोज ये आप लोग समझने के लिए लिखते हैं दोस्तों, इस जगह पे यदि आप 4 लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन दोनों अलग अलग नहीं है दोस्तों, दोनं एक साथ में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ में है। इसलिए आप लोगों का यदि वो आप लोग कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा आप लोगों का गलत, और सारा आप लोग बना करके आइएगा, लगेगा आप लोग सही बनाए हैं, लेकिन एग्जामिनर कर देगा सारा का सारा गलत, फिर कहिएगा कि सही बनाए थे इसके बावजूद भी सारा की सारा मेरा गलत हो गया। तो गलती कहाँ नहीं करना है दोस्तों, कैसा बनाया जाता है दोस्तों, अब समझाते हैं आप लोगों को। ऑक्सीजन यहाँ है तो ये हाइड्रोजन और जब ये ऑक्सीजन एक साथ में है तो हाइड्रोजन के पहले लिखेंगे दोस्तों हम भी, जितना वहाँ पे चाहिए दोस्तों। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो इस जगह पे हम भी लिख देंगे 4। दोस्तों ऑक्सीजन होते गया 4, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया बराबर, लेकिन दोस्तों अब ये 4 और ये नीचे वाले 2, इन लोग दोनों हो जाएगा गुना। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा, इसको याद रखिएगा गुना। नीचे वो अणु और परमाणु हो जाता है गुना संतुलित करते समय। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना के 8 को हाइड्रोजन हो गया। अब इस साइड हाइड्रोजन मात्र 2 है, उत्पाद की ओर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन कितना है, मात्र 2 है। तो जब हाइड्रोजन 2 है उत्पाद की ओर, तो क्या करेंगे, कितने की ज़रूरत है, तो मुझे 4 का ज़रूरत है। तभी तो दोस्तों, यानी कि मैंने अभी बताया कि अणु और परमाणु कि हम इनटू हो जाता है, यानी कि गुणा हो जाता है, तो गुणा होकर के ये भी तो हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना के 8, समझ में आ ही चुका होगा। अब मैंने बताया यहाँ ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, दोनों की तरफ बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन इस जगह भी 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी देखिए अभिकारक में भी हाइड्रोजन 8 है, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 8 है। लेकिन दोस्तों उत्पाद की ओर Fe3 है, तो इस साइड देखिए Fe सिर्फ और सिर्फ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जरूरी कितना का है, जरूरी 3 का है, तो यहाँ पे हम भी लगा देंगे दोस्तों 3। इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। और एक दो एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने वो एग्जाम्पल ही जो शुरू से मैंने आप लोग को बताते आ रहे हैं, वही एग्जाम्पल इस जगह पे ले लिए। मान लीजिए Mg प्लस O2 बनाता है दोस्तों MgO। तो करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, अभिकारक हो या उत्पाद उससे मतलब नहीं है, जिसका सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या रहेगा उसी से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभिकारक की तरफ देखिएगा, सॉरी दोस्तों, जब अभिकारक की तरफ देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल है, यानी कुछ भी नहीं है तो एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। और इस साइड देखिएगा दोस्तों, यूरो के उत्पाद की तरफ देखिएगा तो मैग्नीशियम एक भी है और ऑक्सीजन भी एक ही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है ना दोस्तों। तो पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के इस जगह पे नियम पालन तो हो ही रहा है दोस्तों, क्योंकि ये आपको देखने से तो लग रहा है ना दोस्तों कि ये असंतुलित है। मैग्नीशियम एक है, इस साइड मैग्नीशियम एक है, ठीक, मान लिया कि ये बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन इस साइड यानी कि अभिकारक की तरफ देखिए 2 है, बट ये उत्पाद की तरफ देखिए ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, तो 1 है, ये बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन लोग को बराबर करने का ट्राई करेंगे। तो इस साइड 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 नहीं लगाएंगे दोस्तों, इस जगह पे 2 लगा करके या फिर नीचे 2 लगा करके बराबर नहीं करेंगे। मैंने आप लोग को बताते आया कि दोस्तों परमाणु संख्या में कभी भी नहीं लगाएंगे, इस जगह पे 2 लगा करके कभी नहीं बनाएंगे। इस साइड Mg
इस साइड Mg है तो इस साइड भी Mg हो गया, इस साइड O2 दूगो था तो इस साइड भी दूगो मैंने O2 कर दिया। ऐसा कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग को हो जाएगा कि सारा का सारा गलत, और एग्जामिनर सारा का सारा कॉपी गलत कर देगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, मैंने आप लोग को बता रहा हूँ वैसे ही। तो इस जगह पे करना क्या है दोस्तों, बगल में नहीं दे करके, और ये गलती और मत कीजिएगा दोस्तों, सब लोग यही करता है। इस जगह पे गलती से भी दो मत लगा दीजिए। मैंने कहा कि बगल में दीजिएगा तो इस जगह पे दो मत लगा दीजिएगा। Mg के बाद उत्पाद की ओर देखिएगा ध्यान से दोस्तों। Mg के बाद यहाँ पे O लिखा हुआ था पहले से, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों, ऐसा गलती कीजिएगा तभी भी गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को, पिछले अथी पे देखिएगा दोस्तों, पिछले जो मैंने समझाया था इस जगह पे बताया था दोस्तों कि कैसे किया जाता है यहाँ पे। तो इसी के एग्जाम्पल तो यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्यों कर दीजिएगा इस तरह से 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, तो गलत, क्योंकि ये गुना में है। क्या क्या गुना में है दोस्तों, Mg प्लस Mg O, ये सारा का सारा एक साथ में है। जब एक साथ में है तो कहाँ पे 2 लिखिएगा दोस्तों, इस जगह पे 2 लिखिएगा, इस जगह पे M के पहले 2 लिखिएगा। तो Mg यानी कि यहाँ O2 था तो इस जगह भी O2 हो गया, क्योंकि इससे इसमें गुना कीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं नीचे रहता तो 1 रहता है, 1 से 2 में गुना कीजिएगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्पाद यानी कि अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम तो एक ही है, तो करेंगे क्या, इस साइड जितना है, जितने का जरूरी है यानी कि 2 मैग्नीशियम है, तो मैं भी यहाँ पे 2 लगा देंगे दोस्तों, और इस तरह से मेरा हो जाता है ये संतुलित। तो आप लोग के भी समझ में आ ही चुका होगा दोस्तों। ऐसा चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे बच्चे, 1 मिनट दोस्तों देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ, हीट एंड ट्रायल विधि। दोस्तों हीट एंड ट्रायल विधि कुछ भी नहीं है, अब तक मैंने जो आपको बताता है वही है। क्या है दोस्तों हीट एंड ट्रायल विधि, समझिए थोड़ा सा। अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या, अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर करना हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल पिछले स्लाइड पे बताया था, दोनों तरफ बराबर कर रहे थे दोस्तों। मान लीजिए, चलिए अब थोड़ा सा अलग फॉर्म एक लेते हैं। तो आप लोग को मैंने बहुत से वो ले लेकर समझाया। चलिए एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाया दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा।